हेलो दोस्तों, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्री गुरु एकेडमी। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए सीडीपी के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और उससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चंस थे उसमें सीडीपी यानी कि आपके बाल विकास और पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन सम्मिलित थे, मैंने आपको बताया था। लेकिन कल के जो क्वेश्चंस थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीडीपी यानी कि बाल विकास के थे। और आज का जो सेशन होगा, आज के सेशन में आपकी कठिन क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेडागोगी से होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट कीजिए। लेकिन कमेंट करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो में जरूर लिखना है जय हिंद, लिख दीजिए सभी दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। बताएं दोस्तों, आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए। आकलन जो है वो सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आपका साल का अंत हो रहा हो तो करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यार बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। और नेक्स्ट है आपका आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल हो गया कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सभी ऑप्शंस जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं लगते होंगे कि सही हो सकता है। ठीक है, जी हाँ। तो अगर हम बात करते हैं आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त आकलन की बात करते हैं तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं आकलन सत्र की समाप्ति पर ही करना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या अगर सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए तो आपके मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट ये क्यों रखे गए हैं? ये इसीलिए रखे गए हैं कि आपका जो टेस्ट है, आपका जो आकलन होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 1 सप्ताह में, 15 दिन में, 30 दिन में, इस तरीके से होते रहना चाहिए। तो इस आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सतत आकलन तो नहीं दिया गया है। अगर वो दिया होता तो आपका वो सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन देख सकते हैं क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है। सी ऑप्शन है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होना चाहिए। क्यों भाई 2 बार? क्या लिखित में स्टाम्प पे लिखकर थोड़ी ना दिया है किसी ने कि 2 ही बार करना चाहिए? गलत है। ठीक है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि एग्जाम आपका, आप जब पढ़ते हैं फोर्थ से, आप फर्स्ट से लेकर आप 9th तक पढ़ते हैं, आपके लिए कोई एग्जामिनर बाहर से आता है? नहीं आता ना। तो बाहर से नहीं आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रक्रिया है, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये मैं आपके लिए नोट करता जाता हूँ, हालांकि इनके बारे में मैं मुंह से बता देता हूँ, लेकिन यदि आपको पढ़ना हो तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना। इस प्रश्न को आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता के क्षेत्र में है। सृजनात्मकता के क्षेत्र से संबंधित आपको बताना है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। दोस्तों अपसारी और अभिसारी चिंतन से एक प्रश्न हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें एक प्रश्न हर बार आता है दोस्तों। तो अभिसारी और अपसारी चिंतन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मात्र 2 मिनट का वीडियो है, आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप आई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा वीडियो अपसारी और अभिसारी चिंतन का। ठीक है, जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन से, ठीक है, चिंतन या फिर सृजनात्मक बालक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो वो अपसारी चिंतन से होता है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। और प्रतिभाशाली छात्र की जब भी बात होगी तो वो उसका चिंतन किससे होता है? उसका संबंध हमेशा अभिसारी चिंतन से होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिए। ठीक है, जितना मैं यहाँ पर बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते?
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब तक समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चे जन्म से ही शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इसमें बताएं कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या उन्हें दंड के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है? गलत। प्यार से नहीं हो सकता क्या? प्यार से भी बच्चों को समझाया जा सकता है। बच्चों के चिंतन को तब तक समझा जा सकता है जब प्रयोग से, अरे भाई, जब बच्चों की बात हो रही, पशु क्यों? पशु से और बच्चों का क्या लेना देना है? गलत हो जाएगा। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार, कब तक देंगे भैया पुरस्कार? तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इस प्रश्न को आप बताएंगे। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न को आप बताएंगे कि जिज्ञासु प्राणी, बच्चे के बारे में बताना है कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। क्या ये हो सकता है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। एकदम से सही है, लेकिन क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है। तो हमेशा जितने भी ऑप्शन हैं तो सभी ऑप्शन को देखना है। ठीक है, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। अरे भाई, चिंतन में वयस्कों की भांति कैसे हो जाएंगे? वयस्कों का चिंतन और बच्चों का चिंतन बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उनके सोचने का लेवल ही अलग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। क्यों भैया? बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं है क्या? बच्चों के दिमाग में भी है कुछ ना कुछ। तो यानी कि रीता बर्तन तो आप नहीं कह सकते। रीते का मतलब होता है खाली बर्तन। ठीक है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय प्राणी होते हैं। ध्यान रखेंगे, सक्रिय प्राणी होते हैं जो अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे त्रुटियां तब करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो, या फिर बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे देना चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। तो दोस्तों, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है ये। पेडागोजी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है आपके लिए क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो आप समझते हैं प्रश्न टफ होगा, लेकिन प्रश्न सिंपल होता है। आप बस लॉजिक को लगाना है और प्रश्न को आप कर सकते हैं। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, कमेंट करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की, तो असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप कितनी भी सावधानी रखिए, बच्चे तो त्रुटियां करते हैं क्योंकि त्रुटियां सीखने का एक अंग होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, ये प्रश्न पेडागोगी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस प्रश्न को आप बताएंगे कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को करना चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? शिक्षक को कड़े नियम बनाएं, जो बच्चों उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो मैंने आपको बताया था आरटीई के अकॉर्डिंग, सॉरी हाँ, आरटीई के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था दोस्तों? आरटीई और आपका एनसीएफ दोनों में कही गई थी ये बात
कि बच्चों को दंड नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। अरे भाई, जब आप तिरस्कार करेंगे किसी भी बच्चे का तो उसमें कहीं ना कहीं उसके मन में मन मुटाव, हीन भावना पैदा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी एक कतई नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अरे भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या एक अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा और पैसे वाले घर का बच्चा ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है? तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आप बस वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा गारंटेड, लेकिन आप वीडियो को कंसंट्रेट के साथ देखेंगे तो गारंटेड आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किसमें विभिन्नता के कारण है? मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में या फिर परावर्तकता में? तो बताना है दोस्तों, ये जो विभिन्नता है वो किस चीज में विभिन्नता है? ये तो बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखिए, उनके अधिगम की शैली अलग है, यानी कि उनके सीखने का तरीका अलग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ लिए अधिगम की शैली यानी कि उनके सीखने का तरीका अलग है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस प्रश्न को आप बताएंगे। जी, आप इस प्रश्न को बताइए दोस्तों। भारत में भाषा की विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट कीजिएगा। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को अधिक से अधिक मातृभाषा में सिखाना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या अगर मातृभाषा बच्चे की हिंदी है और स्कूल में हिंदी ही सिखाई जाए तो क्या उसी को एडमिशन देना चाहिए? क्या कोई बच्चा अपनी मातृभाषा कुछ अलग है, अगर वो बच्चा आ जाता है स्कूल में तो क्या उसको निकाल देना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब आपके कक्षा में प्राथमिक स्तर की जो कक्षा होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न तरीके से बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, उन पे प्रतिबंध नहीं लगाना है कि बेटा तुम इस तरीके से नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो छोटा बच्चा है भाई, कर सकता है। ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको सीखने में टाइम लगेगा, आप इरिटेट नहीं होना है आपको। ठीक है, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न कई बार आया है और ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति या फिर आपका भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो बताएं दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, तो दोस्तों कई बार इस प्रश्न के लिए मैंने कराया भी है, तो ध्यान रखिए जैविकीय विशिष्टताएं या आपका वंशानुक्रम सूचनाएं प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, वो आपको बताना है।
प्रश्न जब भी आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ लीजिए, पर जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आए तब तक प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न को पढ़ने के उपरांत ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर करिए, फिर आंसर दीजिए। ठीक है जी हाँ, क्योंकि जब तक आपको प्रश्न ही समझ नहीं आएगा आप उत्तर गलत दे देंगे। ठीक है ना, तो उत्तर गलत नहीं देना है। आपको बताना है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं जनसंचार का जो माध्यम है उससे समाजीकरण की जो व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन होता है, उसका एक आधार है जनसंचार माध्यम। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। क्या आपसे मैं कहता हूं कि जनसंचार माध्यम के द्वारा केवल विज्ञापन और विक्रय कार्य ही होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, केवल वाली चीज आ जाती है एक प्रकार से, क्योंकि विज्ञापन और विक्रय ही इसमें कहा गया है। समाजीकरण केवल केवल आया, आप काट सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया केवल वाला आपका हमेशा 99% गलत होता है। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जो जनसंचार माध्यम होते हैं, टेलीविज़न है, आपका मोबाइल फ़ोन है, और आपका चिट्ठी वगैरह चलती थी पहले, अब भी चलती है, हालांकि अब कम ही चलती है। तो ये क्या है, इनसे हमारे जो अभिवृत्ति हैं, मूल्य हैं, हमारा लोगों का जो विश्वास है उसको प्रभावित करता है, और इससे समाजीकरण में क्या मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जब भी नहीं आता है आप उसे पहले ही गोला बना लीजिए उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बच्चे केवल कक्षा, केवल दिखा तुरंत काट दीजिए, केवल दिखे तुरंत काट दीजिए। ठीक है जी हाँ, केवल दिखेगा आप उसको तुरंत काट दीजिए कि ये नहीं हो सकता। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, हर बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। कोई अकेले में बैठ के सीख सकता है, कोई ग्रुप में बैठ के सीखता है, कोई एक दूसरे से पूछकर सीखता है, तो सबका अलग अलग तरीके से होता है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है, और इसमें पूछा है जो नहीं होगा वही आपको बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों का चयन करना है तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। आप ऑप्शंस को टिक करना सीखिए जिस प्रकार से मैं करता हूं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। मतलब एक प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 to 5 तक का, उसमें क्या करना है, एक अध्यापक है वो अपने जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है। तो कौन सी रणनीति अच्छी रहेगी, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा। केवल अंक से काम नहीं चलने वाला, अंक देखिए आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। ठीक है, तो उसमें भी बताया गया था, अगर आपने देखी होगी ध्यान से तो आपने सबने देखी होगी। ठीक है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे आपको। ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि हमेशा अंक ही बच्चे की योग्यता का परिचायक नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। आप बताइए कि अगर हम कहें प्रत्येक गतिविधि के लिए यहां पर बोला है तो कहां तक देंगे पुरस्कार, कहां तक देंगे दंड, तो हो जाएगा गलत। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट मिल जाएगा, डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना अच्छा ऑप्शन है कि डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है, परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ,
तो आप सभी लोग जानते हैं समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन होता है? परिवार होता है। एकदम से सही है आप सभी लोगों का। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए और बने रहिए श्री गुरु अकेडमी के साथ। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्यों है दोस्तों? इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। क्या आपसे अगर हम कहते हैं समूह कार्य केवल और केवल शिक्षक अपने काम को कम करने के लिए करता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या शिक्षक का काम कम हो जाता है? नहीं। अगर समूह गतिविधि भी हो रही है तो शिक्षक का काम तो फिर भी रहता है दोस्तों। क्यों रहता है? क्योंकि आपका जो ग्रुप है उसमें निगरानी करना कि किस प्रकार का डिस्कशन हो रहा है और उसको दिशा निर्देश देना, ठीक है। तो छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। एकदम से सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे जल्दी कार्य करते हैं, कुछ स्लो मोशन में कार्य करते हैं और कुछ तेजी से काम कर लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों वीडियो अच्छी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में आपको घंटी वाला बटन देखेगा उसको दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। और अगले प्रश्न का उत्तर आप बताइए कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? पठन अक्षमता का यानी कि डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, गणितीय अक्षमता जिसे हम कैलकुलिया कहते हैं या फिर डिस्कैलकुलिया, या फिर गति समन्वय अक्षमता जिसे हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, तो जहां पर पढ़ने में कठिनाई होगी तो क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई यानी कि आपका डिसलेक्सिया यानी कि पठन अक्षमता, लिखने में कठिनाई लेखन अक्षमता यानी कि डिसग्राफिया, और गणित में कोई भी कठिनाई हो तो आपका डिसकैलकुलिया हो जाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, सॉरी दोस्तों, मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन ही बनाए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। और वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको बहुत अच्छे से चयन किया गया है प्रश्नों का। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जब भी हमारी कोई भी क्लास आती है तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।